अच्छा, हमने कहीं ना कहीं क्या बनाना शुरू किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, याद है कि वेक्टर हो गया हमारे पास, और इस वेक्टर के साथ हमें क्या करना था, अपना डीएनए या अपना जीन जो भी हम कह लें उसको ला करके हमें यहाँ पे जोड़ना था। ठीक है, तो सिंपल सा हमने बात क्या बोला था कि भाई ये सब कुछ करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो कहीं ना कहीं एंजाइम चाहिए। अच्छा, ये लिख क्या रखा है जरा हेडिंग में एक बार देखना तो क्या, कि सर पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। इसका मतलब ये कौन है सर, अगर मेरा इसके साथ मेरा जीन जुड़ जाए, इसका मतलब हम कह दें कि ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के साथ हमारा जीन जुड़ चुका है, तो अब मैं इसको प्लाज्मिड कहना ज्यादा बेहतर रहेगा या आरडीएनए कहना ज्यादा बेहतर रहेगा, आरडीएनए। तो कुल मिला जुला करके हमने बना लिया आरडीएनए, और आरडीएनए बनाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए बच्चे, कुछ टूल्स होने चाहिए, है ना, कुछ साधन होने चाहिए, कुछ तकनीक होने चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से तकनीक है सर, ये 4 तरीके से हम काम करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला हमने क्या पढ़ना शुरू किया था, एंजाइम। अब एंजाइम में हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं, जैसे सर सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, लयनकारी एंजाइम पढ़ लिया, लाइसिंग एंजाइम पढ़ के खत्म कर लिया। लाइसिंग एंजाइम का मतलब क्या था कि सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, लाइसिंग कहलाता है। चलो लाइसिंग की बात हो गई थी। लाइसिंग एंजाइम के बाद कौन सा आया था, विदलन एंजाइम आया था, क्लीविंग एंजाइम आया था। तो क्लीविंग एंजाइम भी हमने देख लिया है, विदलन एंजाइम देख लिया। और विदलन में कहीं ना कहीं हमने 2 तरह का विदलन एंजाइम देखा था। ठीक है, ये लयनकारी हो गया, हमारा काम खत्म। उसके बाद इस विदलन की बात कर रहे थे, तो विदलन में हमने कहीं ना कहीं क्या देखा था, 2 प्रकार देखा था। एक को बोला था एक्सो, दूसरे को बोला था इंडो। और इसी इंडो का एक स्पेसिफिक यानी कि एक और स्पेशल है, जो कि कहीं ना कहीं क्या उसको कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। और ये क्या करता है कि स्पेशल सीक्वेंस को काटता है। ये बात हो गई थी, जिसको हमने कहीं ना कहीं क्या बोला, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज का नाम दे दिया था। लयनकारी खत्म हो गया, लयनकारी बताने की जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद ये विदलन हो गया कि सर 2 प्रकार का, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। उसके आगे की कहानी चलो। अब रहा मेन जो सवाल बनता है, वो कहां से सवाल बनता है आपका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज सर एक ऐसा एंजाइम जो काटेगा डीएनए को, कहां से, बीच में ही काटेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और से काटेगा, ये काटेगा बीच में से ही। लेकिन क्या करेगा सर, ये यहां पर किसी विशिष्ट भाग को काटेगा, किसी स्पेशल पार्ट को काटेगा। और वो स्पेशल पार्ट कौन सा होगा सर, उसी स्पेशल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलेंड्रोमिक अनुक्रम। और ये काटने के लिए कहीं ना कहीं जिस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, उसी एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पूरी कहानी हमने आपको समझा रखी है कि ये कहां पर बनता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब कुछ कहानी। वो पता चला कि बैक्टीरिया से मिलता है, बैक्टीरिया से ही क्यों मिलता है, ये सब कुछ तक हमने पढ़ के खत्म कर लिया। उसके बाद कुछ डेटा है, जैसे सिंपल सा, अरे ब्लर कैसे हो गया, कोई बात नहीं है, मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, यहाँ पे ब्लर है, छोड़ देते हैं इसको। हालांकि कल कुछ समझा भी दिए थे ना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हमने इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का नोमेनक्लेचर भी पढ़ा था, नामांकरण भी पढ़ा था कि आखिर इसका नेमिंग कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हमने खत्म कर रखा है। अब तीसरा जो एंजाइम आपके सामने है, यहां से आज से हमें पढ़ना है क्या, संश्लेषी एंजाइम या संश्लेषण एंजाइम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सर ये एक प्रकार का सिंथेसाइजिंग एंजाइम है। अब इसका मतलब क्या होता है कि सर ये एक ऐसा एंजाइम है जो किसी चीज के निर्माण में कार्य लेता है या काम करता है किसी चीज के निर्माण में। ठीक है, यानी कि बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। हम सभी लोग मेरे ख्याल से जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़े हुए हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फटाफट खड़े हो जाइएगा, बताइएगा डीएनए पॉलीमरेज क्या है। ये पढ़ा हुआ है, चैप्टर भी खत्म हो चुका है। ये बताइए जल्दी। बोलो बच्चा, सुनाई नहीं दे रहा है हमें? हाँ, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज? हाँ बोलिए,
दो कंडीशन है आपके साथ, या तो पढ़ते नहीं है या तो डरते हैं, और शकल सूरत इतनी खराब नहीं है कि आप डर जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए, बैठिए। पता नहीं कहाँ है, हम जिसको खड़ा कराते बताता ही नहीं है सर। चलो देखो यहाँ पे क्या सर, हमारे पास मेरा डीएनए, ठीक है, हमने क्या किया, डीएनए को प्राप्त किया। कैसे डीएनए प्राप्त कर सकते हैं सर? लाइसिंग करेंगे, लाइसिंग करके हमने केवल क्या निकाला, अभी डीएनए निकाला। उसके बाद क्या करना है, क्लीविंग करना है, तो क्लीविंग एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलो सर, क्लीविंग एंजाइम का इस्तेमाल कर लिया। क्लीविंग एंजाइम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का, ठीक है। वो क्या करेगा सर, कहीं आएगा और बीच में से आकर के काट देगा। चलो यहां से यहां इसने काट दिया, ठीक है। अब सर ये पार्ट वो पार्ट है जिसको मैंने लेना है आगे बायोटेक में, ठीक है सर। ये वो जीन है जिसकी चाहत है हमें, इससे हम आगे क्या बनवाने वाले हैं, प्रोडक्ट बनवाने वाले हैं, उत्पाद बनवाने वाले हैं। अब सवाल ये आ जाता है हमारे पास, देखो पीछे की बातें याद रखिएगा। यहां से सर लाइसिंग किया, लाइसिंग के बाद कहीं ना कहीं फिर उसको कटिंग किया। कटिंग करने के बाद की बात है अब अगला है संश्लेषी एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। इसका काम क्या है, तो सर हमने डीएनए ले लिया, उस डीएनए पर इस्तेमाल कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का, वहां से मेरा जीन हमको मिल गया। लेकिन सवाल ये है कि सर यहां से जो जीन मिला ना, इसकी मात्रा कम है, इसका अमाउंट कम है। तो ऐसे एक ही जीन है, मान लो कि हमने ये जो सर डीएनए लिया था, इसमें से केवल एक ही जीन मिला है मुझे। अब उस एक जीन को मान लो इस वाहक के पास भेज रहे हैं हम, इस वाहक के पास भेजना है हमें। मान लीजिए कि ये वो पार्ट है जिसको हमें भेजना है, किसके पास, वाहक के पास भेजना है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है ना कि बच्चा अगर मैंने यहां से यहां भेजा और इस वाहक ने अगर अपने साथ नहीं जोड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा जीन पूरा, मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास एक ही डीएनए पड़ा था, वहां से मैंने जीन निकाला, वो भी मात्रा कम मिली, मतलब कि टोटल मेरे पास जीन कितना था सर, एक ही जीन था, उसको भी लगा दिया मैंने काम में, अब वो जीन मेरा बर्बाद हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो सर उससे पहले हम बायोटेक का प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने वेक्टर को इस जीन को देने से पहले क्या करेंगे, जीन की जो मात्रा, जो अमाउंट कम मिला है ना, इसको हम क्या करेंगे बच्चा, बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब क्या हमारे पास कोई प्रोसेस है ऐसा जिसमें हम डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, है ना, प्रोसेस है अपने पास। चलो जैसे नॉर्मली अभी अभी हमने कहा कि सर हमने हमारे जीन को प्राप्त कर लिया, ये रहा वो हमारा जीन, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जरा एक बार वापस देखो क्या कर रहे हैं सर, कौन से एंजाइम की बात कर रहे हैं सर, संश्लेषण एंजाइम का, है ना, सिंथेसाइजिंग एंजाइम का, जो क्या करेगा सर, किसी ना किसी का निर्माण करेगा। अब किसका निर्माण करेगा ये देखते हैं हम लोग, जिसमें कौन कौन की बात कर रहे हैं सर, पहला डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, सिंथेसाइजिंग एंजाइम या संश्लेषण एंजाइम। आइए क्यों बोलते हैं वो भी समझते हैं। क्या बोला कि सर हमारे पास हमारा ये वांछित जीन है, ठीक है, वांछित जीन कह लो, या तो फिर इसको चयनित कह लो, सेलेक्टेबल कह लो, जो कहना है कह लो, ठीक है। यही वो जीन है जिससे हम आगे काम कराने वाले हैं। अब क्या हुआ है सर, इसकी मात्रा हमारे पास क्या है, कम है, कोई बात नहीं है, हमारे पास एक एंजाइम है। कौन सा वो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। सर डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़े हुए हैं हम लोग। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि सर डीएनए से आरएनए बनवाता है। क्या था जी आरएनए बनवाने वाला, तोड़ देंगे मार के, तुरंत बताते रहे, पहले का सब पढ़ाया हुआ है। डीएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, ठीक है। अब वो कौन सा प्रोसेस होता है डीएनए से डीएनए बनवाना, रेप्लिकेशन। यानी कि सर हम ऐसा कहें कि ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करवा देगा, रेप्लिकेशन करवा देगा। हमारे पास डीएनए की मात्रा कितनी थी सर, एक थी, थोड़ी सी मात्रा थी, इसकी संख्या कम थी। अब हम जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं क्या करा देंगे सर, अब इसमें भी कहीं ना कहीं ये सब कुछ बाहर होगा ना, तो बाहर होगा तो एक प्रोसेस बीच में और आएगा, कौन सा, पीसीआर,
याद है कि सर बिना पीसीआर के बाहर हम डीएनए की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, वो हमारे अंदर का काम होता है ना। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हमारे अंदर काम करता है। लेकिन बाहर अगर आपको संख्या बढ़ानी होगी डीएनए की, तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज की जगह किसका इस्तेमाल करता है, टैग पॉलीमरेज का। याद है, वो सब कुछ आएगा, यानी कि बीच में एक प्रोसेस और आ जाएगा पीसीआर, वो सब कुछ पढ़ा छोड़ो, उससे में मतलब नहीं है। सीधा सीधा सर डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेंगे और करने के बाद इस डीएनए की मात्रा को बढ़ा लेंगे, बहुत सारा डीएनए कर लेंगे। अब नो टेंशन, अब दिक्कत नहीं है। अब हम वेक्टर को देंगे, वेक्टर नहीं लेगा, एक आध दूगो हमारा जीन बर्बाद भी कर देगा तो कोई दिक्कत। समझ में आया? हम कर क्या रहे हैं सर, संश्लेषण कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। किसका सिंथेसिस कर रहे हैं, डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं। अच्छा चलो एक बात और, जैसे यहां पे कहा कि सर मेरे पास डीएनए है, उस डीएनए से हमने कहीं ना कहीं अपना ये वांछित जीन निकाल दिया था, ये रहा वो वांछित जीन। अब हम कहें कि सर ये है कौन, क्या मैं इसको डीएनए कह सकता हूं क्या कुछ समय के लिए? आराम से कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सर डीएनए नहीं मिल रहा है, आरएनए मिल रहा है। अब हम सोच रहे थे कि डीएनए निकालेंगे और उस डीएनए को ले जाके क्या कराएंगे, बायोटेक कराएंगे, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी कराएंगे, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनाना है बनवाएंगे। लेकिन जब हमने उस जीव को खोजना चालू किया, उस जीव के अंदर खोजना चालू किया, तो पता चला कि सर उसका जो ये डीएनए वाला पार्ट है ना, जो जीन वाला, वो बदल चुका है, किसमें, आरएनए में बदल चुका है। अब क्या करें, हमको तो चाहिए था डीएनए, लेकिन हमें क्या मिला, आरएनए। कोई बात नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, अबे आ जा नीचे आ जा, नीचे आ जा भाई। चलो यहां देखते हैं। अब क्या हो गया सर, मिलना चाहिए था हमको डीएनए, हमारे पास डीएनए ना मिलके क्या मिला है हमको, आरएनए मिला है। कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या करेंगे सर इस बार, इस बार दूसरे एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, और वो कौन सा एंजाइम होगा बच्चा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, अच्छा इसको मिटा दें क्या, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें। ये डीएनए वाली बात तो समझ में आ गई है। चलिए डीएनए पॉलीमरेज के इस्तेमाल से हम क्या कर लेने वाले हैं, तो डीएनए से डीएनए बना लेने वाले, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास मिल रहा है आरएनए। शांत रहना, कुछ सवाल यहां से बनेंगे। इस आरएनए से बनवाने वाले हैं हम लोग डीएनए। इसका इस्तेमाल करने वाले हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। चलो सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करा दिया तो क्या बन जाएगा, डीएनए से, सॉरी आरएनए से डीएनए बन जाएगा। आप दोनों ने क्लास कंप्लीट किया था क्या ये पिछला टॉपिक का? हाँ, स्पेशली आप दोनों, ये जो टॉपिक अभी चल रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, क्या आपने जेनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट किया था? पता है कहने वाले हो कि नहीं किया था सर? आप मुझे जरा ये बताइए, इस आरएनए से जो डीएनए बनेगा, क्या उसे डीएनए कहना उचित होगा? पक्का? आपका खड़ा होना उचित नहीं है, बैठ जाइए तुरंत, जल्दी बैठिए। इसको पूछे, हाँ जी बताओ, इस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बन जाएगा 100%? आरएनए बनेगा। आप भी बैठिए, आप भी कदापि दोबारा खड़ा ना होइए। हाँ जी बताइए, क्या मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से आरएनए से डीएनए बना सकता हूं, हाँ या ना? आप बैठो, हाँ या ना? बनेगा। तो जो बनेगा उसको डीएनए कहें या कुछ और कहें? बैठिए। एनीबॉडी कोई? हाँ जी पीछे आप बैठे हुए हैं, पहले तू ही खड़ा हो जा। हाँ आप बैठो अभी पहले। हाँ बताओ जल्दी, आरएनए से डीएनए बन सकता है क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से? बनेगा, ठीक है। तो जो बनेगा उसको डीएनए कहेंगे या कुछ और? तू भी बैठ जा भाई। हाँ जी अब आप खड़े हो जाइए।
बताइए क्या कहिएगा, डीएनए कहिएगा या कुछ और कहिएगा? डीएनए ही कहेंगे। तो जब बैठ जाइए, किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ भी? डीएनए बाबू कुछ सोच समझ के कहा करिए। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, आप डीएनए को बीच में घुसेड़ रहे हैं। डीएनए को घुसेड़ों के बीच में समझ रहे हो क्या हो जाएगा? पूरी कहानी उथल पुथल हो जाएगी। चलो अब क्या है कि सर आरएनए तो था हमारे पास, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमने डाल दिया। ये सब कुछ होता कैसे है सर? सब कुछ कहीं ना कहीं पर्सनली, खैर वो छोड़ो, अभी पर्सनली से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा प्रोसेस की बात करते हैं कि सर आरएनए पर हमने क्या डाला? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल दिया और इसने क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। लेकिन मैं इसको डीएनए ना कह के सीधा सीधा बोलूंगा cDNA। क्या ये बात नहीं? अरे ठहरो, अगर नहीं बताए होंगे ना तो हम क्लास छोड़ के जाके पीछे बैठ जाएंगे। अभी आगे कहानी तो सुनो, मुआ देंगे बता दे रहे, चुपचाप रहो। तो चुपचाप सुना करो पहले। cDNA नहीं बताया ना, अभी 2 मिनट आगे चलो, पता चल जाएगा cDNA मैंने बताया कि नहीं बताया। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं क्या बच्चा? cDNA। cDNA माने होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या तो इसको हिंदी में कहते हैं पूरक डीएनए। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तनिक याद करो बाबू कि आरएनए जो बना रहे थे, स्पेशली हम किसकी बात किए थे? एमआरएनए, क्योंकि डीएनए का डाटा किसके पास है? एमआरएनए के पास ही है, तो हम एमआरएनए से ही डीएनए बनवाएंगे ना, सिंपल सा, क्योंकि डीएनए का सारा डेटा किसके पास है? मैसेंजर आरएनए के पास, संदेश वाहक आरएनए के पास। और ये जो एमआरएनए बनवाए थे, अब तनिक गौर करिएगा कि ये रहा आपका डीएनए, अब कुछ जा रहा दिमाग में? एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, सारा कुछ था। लेकिन जब आपने एमआरएनए बनाया था तो किसको ऐड करके बनाया था? इसमें से एक्सॉन इंट्रॉन को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यक्तिक और अव्यक्तिक। अब बताओ कि एमआरएनए में व्यक्तिक होता है कि अव्यक्तिक? दोनों एक साथ होता है। एमआरएनए बनाने के लिए हमने इंट्रॉन्स को काट कर हटाया था। याद आ रहा है कुछ? सर इंट्रॉन्स को काट के हटा दिया था और केवल किसको जोड़ा गया था? एक्सॉन को जोड़ा गया था। ये लीजिए, केवल एक्सॉन ही एक्सॉन दिख रहा है। अब ये जो बना है कहीं ना कहीं ये क्या कहलाएगा? एमआरएनए कहलाएगा। हालांकि ये डबल धागा दे दिया हमने, डबल धागा नहीं रहेगा। ठीक है, चलो ये बन गया हमारा एमआरएनए। अब सोचो बाबू कि जब आप एमआरएनए से क्या करा रहे हो? डीएनए बनवा रहे हो। एक चीज और देखो, पता होना चाहिए सभी को ये बात। पता क्या, कई बार बताया हमने कि सर ये डीएनए है, इस डीएनए में अच्छा जीन कौन होता है? अगर आपसे मैं सवाल करूं कि सर जीन क्या है, क्या जवाब दोगे? डीएनए का छोटा सा भाग। उसके आगे भी कुछ कहना चाहोगे? जो अपने आप को व्यक्त करता है, क्योंकि डीएनए में सर ये रहा जीन, ये भी एक जीन, सर ये भी एक जीन। ठीक है, चलो ये जीन हो गया, ये भी एक जीन हो गया, ये भी एक जीन हो गया। ये तीनों के तीनों जीन है। तो बाकी क्या है? जब ये तीनों जीन है तो बाकी इसमें क्या है? वो है नॉन जीनिक पार्ट, गैर जीन है, वो काम नहीं करते हैं, जिनको आप कहोगे अव्यक्तिक। जब हम एमआरएनए बनाते हैं डीएनए से, तो वही बात कह रहे थे ना कि जब एमआरएनए बनाया था हमने, तो इनमें से केवल क्या गया था? एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। अब सोच के देखो जरा कि सर अगर हम एमआरएनए से डीएनए बनवा रहे हैं तो नॉर्मली डीएनए में क्या होता है? सर एक्सॉन भी होता है और प्लस इंट्रॉन भी होता है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से जब हम एमआरएनए से क्या बनवाएंगे?
डीएनए बनवाएंगे तो इस mRNA में केवल देखो तो क्या दिख रहा है सर, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। तो यहाँ पर जो ये डीएनए बना है ना, इसको हमने क्या नाम दिया है, सी डीएनए नाम दिया है। और कारण ये है कि सर इस सी डीएनए में इंट्रॉन नहीं होंगे, इसी कारण से इसको नाम देते हैं क्या, सी डीएनए। क्या ये बात आपको नहीं उस समय बताई? ठीक है, मेरे पास लेक्चर पड़ा हुआ है, आज जा करके आराम से चेक करेंगे हम लेक्चर को। अगर मिला ऐसा कुछ भी जो बोलेंगे वो होगा, ठीक है, अगर मिल गया तो जो बोले सो। सारा कहानी बताए वो याद है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री हम नहीं बताया, बाकी सब बताए थे। बताया है वो सीधी हम नहीं बताए। नीचे जाइए, नहीं पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, जाइए पीछे। ये बड़ा डाउट है, इतना सब कुछ बता के एक वर्ड कैसे। अच्छा कोई बात नहीं, आज 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 डेटा लोड कर लेना, ठीक है। कि जब भी हमारे पास अरे बस RNA है, नहीं हमको लगा कि जब इतना हमको याद इतना सब कुछ है कि बस ये सब कुछ तो बताया है, क्योंकि ये प्रोसेस के दौरान आता ही है, तो ये तो छूटा नहीं होगा। हो सकता है मे भी वो छूट गया हो, खैर कोई बात नहीं। तो हम अरे बस टाइम पास नहीं करो। अब तो क्लियर हो गया ना कि सर mRNA से जब भी हम डीएनए बनाएंगे, उस डीएनए में केवल और केवल क्या होगा, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, यानी कि उसमें केवल और केवल सर जीन वाला पार्ट होगा जो कि अपने आप को व्यक्त करेगा। इसी कारण से उसको नाम दिया जाएगा क्या, सी डीएनए। चलो कुल मिला जुला करके अब हमारे पास या तो क्या रहे सर, डीएनए रहे, या तो क्या रहे, आरएनए रहे। क्या हम उससे संश्लेषण करा सकते हैं? क्या हम उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, अमाउंट बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स हैं हमारे पास, जिनमें से दो को याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रहा आपका तीसरा एंजाइम। क्या क्या हो गया, लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, उसके बाद तीसरा कौन सा, संश्लेषी एंजाइम। चलें आगे। चौथा है योजी एंजाइम, जिसको ज्वाइनिंग एंजाइम भी बोला जाता है। अब मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं डीएनए लाइगेज को, बताने के खैर बता ही देते हैं। डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? तो सर ये सिंपल सा डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। बात समझे कि अगर हमारे पास ये डीएनए का एक टुकड़ा, एक और डीएनए का टुकड़ा, एक और डीएनए का टुकड़ा, अब इसको अगर जोड़ना है तो हमारे पास कहीं ना कहीं बच्चा एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। अगर हम इस पर डाल देंगे तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इनको आपस में छोड़ देगा। ठीक है, अब डीएनए लाइगेज की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि सर हमारे पास हमारा प्लाज्मिड, ठीक है, हमने काट पीट के इसको रेडी कर लिया। अब हमारे पास जो डीएनए था, डीएनए की मात्रा कम होगी तो डीएनए की मात्रा बढ़ा लेंगे, अमाउंट बढ़ा लिया। आरएनए अगर होगा तो उससे डीएनए बना लेंगे, फिर उससे कहीं ना कहीं संख्या बढ़ा लेंगे, सब कुछ कर लिया। कुल मिला जुला करके सर हमने अपना जीन को तैयार करके रख लिया। ये अब इस जीन को उठा के लाके प्लाज्मिड में जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए जोड़ने वाला ना। इसको हम लोग ना मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर ग्लू। किसी को कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला था मैंने, याद है, आणविक कैंची, इसको कहते हैं हिंदी में आणविक गोंद। सवाल अगर पूछ दे आणविक गोंद के नाम से कौन सा एंजाइम को जाना जाता है, डीएनए लाइगेज। मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर कौन, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर ग्लू कौन, डीएनए लाइगेज। चलो यहां तक की बात हो गई सर। चार एंजाइम हमने खत्म कर लिया। एक लास्ट पांचवा एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये आपका पांचवा एंजाइम। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पे भाई, 5' सिरे पर फॉस्फेट को हटाने का काम करता है। कितने लोग को ये लाइन पल्ले पड़ा, बोलो, अरे बोलो बोलो। इसको मत देखना, अभी जगह मैंने खाली रखा है इसके लिए। 5, अच्छा देखो एक बात बताओ,
अरे बतियाओ नहीं जी। अरे तो अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करें। चलिए ये हो गया एक प्लाज्मिड। ठीक है, अब सुनना, आराम से सुनना, समझना इसको, क्योंकि ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। अगर मैं कहूं बच्चा कि ये 3' एंड है, ये 3' सिरा है, तो ये वाला घूम के ये कौन सा हो जाएगा? 5' सिरा हो जाएगा। और ये अगर 5' सिरा है तो ये क्या हो जाएगा? 3', और ये 3' तो ये क्या हो जाएगा? 5'। चलो ये तो क्लियर है। ठीक है, अब एकदम कॉमन सा बात है, हालांकि ये थोड़ा सा डिटेल में जाते तो हम लोग पढ़ते हैं, और आपको शायद मैंने नहीं पढ़ाया ये बात जानबूझ करके। देखिए 5' सिरे पर, जहां पर ये है ना, यहां पर होता है फॉस्फेट। ठीक है, इस 5' सिरे पर भी क्या होगा? फॉस्फेट। ठीक है, 3' सिरे पर क्या होता है सर? OH ग्रुप होता है। इस 3' पर भी क्या होगा? OH ग्रुप होगा। ठीक है, जब हम डीएनए को बढ़िया से स्ट्रैक्ट करके एक एक चीज पढ़ते हैं ना, जिसमें कहीं ना कहीं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आएगा, वो सब कुछ पढ़ा रखा है, तो उन सब में जैसे डीएनए को काट के देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा सर? फॉस्फेट, शुगर, फिर नाइट्रोजन बेस। तो वैसे ही एक जो एंड होगा इसका 5' का, तो 5' एंड पर क्या होता है? फॉस्फेट होता है। अब इनमें से ना ध्यान से सुनना कि सर ये जो आपका प्लाज्मिड था, इसमें से ये बीच वाले को काट के हटाया नहीं है, काट के कहीं बाहर नहीं किया है, बस काट के इसको हल्का फैला दिया है। बस समझे क्या हुआ है कि सर बस उसी लोकेशन को हमने काटा है, ये थोड़ा सा क्या हो गया है? फैल गया है। अब सिंपल सा बात ये है कि सर अगर हमने इसको काट के हटाया है तो ये वाला हिस्सा जा करके इससे जुड़ जाएगा। रीजन क्या है कि सर अगर यहाँ पे एडेनिन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? थायमिन होगा। तो सवाल हमारा ये है कि सर अगर हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट करके अलग किया, तो क्या गारंटी कि वापस ये जुड़ नहीं जाएगा? कहीं अगर वापस जुड़ गया तो मेरा सारा किया धरा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। बस समझे क्या कहना चाह रहे हैं कि सर प्लाज्मिड को हमने काटा, इसलिए काटा क्योंकि हमें यहां इस लोकेशन पर ला करके अपने जीन को डालना है। हमने काट के जगह बनाया। अभी भी ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, क्योंकि सर यहाँ ये जो कट के गया है ना, यहाँ वो इसका ही तो पार्ट था। ठीक है, और यहाँ पर अगर ग्वानिन मिल रहा है तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा सर? साइटोसिन मिल जाएगी, तो वापस जाकर के जुड़ जाएगा। तो वापस कब जुड़ेगा? देखो सर, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फिर नाइट्रोजन बेस, शुगर, फिर फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है सर? ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हालांकि ये फॉस्फोएस्टर कहलाएगा, अभी हमने डबल नहीं बनाया तो क्या ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। चलो फिर भी कहते सर फॉस्फोडाइएस्टर है। अब क्या मैं कहूं कि सर ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, जब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा तो सर कहीं ना कहीं बीच में सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन आता है? फॉस्फेट आता है। गौर से याद करके देख लेना कि क्या दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक ही फॉस्फेट कॉमन होता है? क्या होता है ना। और अगर ये सर यहाँ भी फॉस्फेट है, यहाँ भी फॉस्फेट है, अगर दोनों आएंगे ना तो दोनों आकर के जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, कभी आपने सोचा नहीं कि सर ये जो डीएनए है, इसे डीएनए पर हमने डाला किसको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को। कैसे काट दिया उसने? सर डीएनए में घुसने के लिए, काटने के लिए सबसे पहले किसको काटना होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटना होगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले किसको काटता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे किसको काटता है? बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को काटता है। ठीक है, तो कहीं अगर ये गलती से वापस जुड़ गया तो वापस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, फिर हमारा आगे काम नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए एक 5वां एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। किसका?
एल्कलाइन फॉस्फेटेज का ये क्या करेगा कि कहीं ना कहीं क्या करेगा बच्चा, 5' सिरे से जो फॉस्फेट है उनको हटा देगा, और जब हट जाएगा 5' एंड से फॉस्फेट तो दोबारा वो आपस में जुड़ करके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो वो जगह खाली रहेगा। किसके लिए? हमारे द्वारा जो जिन डाला जाएगा वहां पर, उसके लिए वो जगह हमेशा खाली रहेगा। चलो एंजाइम हमने खत्म कर लिया। ठीक है, 5 प्रकार का एंजाइम पढ़ा है। कौन कौन सा एंजाइम है? लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, उसके बाद सिंथेसाइजिंग एंजाइम या संश्लेषी एंजाइम, उसके बाद ज्वाइनिंग एंजाइम या योजी या संयोजी एंजाइम, और 5वां कौन सा है? एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इस पांचों को ध्यान में रखिएगा कि पांचों कौन कौन सा काम में आता है। डन। अब अगला टॉपिक क्या है आपका? संवाहक। सर एंजाइम तो खत्म कर लिया, अब वेक्टर को भी तो जरूरी है पढ़ना। बताया था ना एक बात कि सर हमने इतना आसानी से तो कह दिया कि ये जीन है, ये वाहक है, जीन को उठाया, वाहक को दे दिया, वाहक ने अपने साथ जोड़ लिया। इतना आसान नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात और, तो हम क्या देख रहे हैं सीधा सीधा? सर संवाहक। कौन है संवाहक? जो हमारा जीन लेकर के आगे जाने वाला है वही कौन है? संवाहक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर बोलते हैं, या तो व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं। सर डीएनए तो है, हमारे जीन को लेकर के जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? व्हीकल डीएनए। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? यात्री डीएनए। बहुत सारा नाम है, यात्री डीएनए कहो, व्हीकल डीएनए कहो, वेक्टर कहो, संवाहक कहो, वाहक कहो, जो कहना कहो, सबका मतलब एक ही है कि सर एक ऐसा डीएनए जो अपने साथ हमारे जीन को जोड़ के लेके आगे जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही किसी वाहक को दे देंगे हम, किसी भी वाहक को तो नहीं दे देंगे अपना जीन, उस वाहक को देंगे। बताया था ना कि जैसे मान लो पर्ची वाली बात, कि ऐसे ही किसी को पैसा पर्ची नहीं दे देंगे हम, पहले उसके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे तब उसको देंगे। तो वैसे ही हम अपने द्वारा निकाले गए जीन को यूं ही किसी वाहक को नहीं दे देंगे, ऐसे वाहक को देंगे जिसमें कुछ अच्छे लक्षण होने चाहिए। अब क्या क्या लक्षण होने चाहिए? सर सबसे पहला क्या होना चाहिए उसमें? ORI होना चाहिए। ORI क्या है? कितना पसीना हो रहा है जी। ORI बताइए, ORI का फुल फॉर्म क्या है जी? ORI का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उत्पत्ति क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में इसको। सर 2 चीजें होनी चाहिए कॉमनली, अभी फिलहाल 2 चीजों की बातें कर रहे हैं कि मेरे वाहक में, मेरे वेक्टर में ORI होना चाहिए और चयनात्मक मार्कर होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। बच्चा ये टॉपिक 80% को समझ में नहीं आएगा, सच कह रहे हैं। 80% को समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर ध्यान से चले, बढ़िया से चले तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिलहाल अभी ये हमसे दूर है, इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कहां पर? अरे ORI पे भर दिए हैं का जी? चलिए पहले बात करते हैं बच्चा किसका? ORI का। ORI का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब कि सर अगर हमने इस प्लाज्मिड को, अरे भाई इस प्लाज्मिड को क्या करना है? अपना डीएनए देने वाले हैं हम, अपना जीन देने वाले हैं। ठीक है, इसमें अपना हम जीन डालने वाले हैं। चलो मान लिया कि डाल दिया सर हमने अपना जीन, ये हो गया हमारा जीन, डाल दिया। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड को उठा करके किसी वाहक में भी डाल देते हैं, सॉरी वाहक नहीं, परपोषी में, होस्ट में डाल देते हैं।
चलिए डाल दिया, ठीक है। अब सर ये प्लाज्मिड जा करके अगर अंदर अपनी कॉपी नहीं बनाएगा तो क्या मेरे जीन की संख्या बढ़ेगी क्या? तो सर हम सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं ना कि ORI क्या कराता है? रेप्लिकेशन कराता है। ORI का सबसे पहला काम क्या है? रेप्लिकेशन कराना। इसका एक दूसरा काम भी है। दूसरा काम बताओ तो जी क्या है ORI का दूसरा काम? पहला काम है रेप्लिकेशन कराना, प्रतिकृति कराना, प्रतिकृति शुरू कराना। दूसरा काम क्या है? पहला काम देखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उत्पत्ति क्षेत्र, मतलब यहीं से प्रतिकृति शुरू होगा, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है? अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं कहूं कि सर एक डीएनए है उसमें ORI नहीं है, क्या वो रेप्लिकेशन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अभी नयका वाला बाइक जो आ रहा है ना, नयका मॉडल वाला जो बाइक जो आ रहा है ना, वो में खाली सेल्फ है, किक नहीं है। नया वाला जो बाइक है ना, नया में जितने भी एडवांस बाइक आ रहे हैं उसमें केवल सेल्फ है, किक नहीं है। बैटरी डाउन हो गया तो ले भैया खट चल, वो नहीं होगा, वो अब बैटरी डालना पड़ेगा। तो बात वैसा ही कुछ है कि सर अगर ORI नहीं रहेगा तो रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगा। अब सोचो ऐसे वाहक को देना चाहोगे आप अपना जीन जिसमें ORI नहीं है, सर देखिए क्या फायदा है? जाके जब अंदर अपनी कॉपी ही नहीं बनाएगा, मेरे वाले जीन की संख्या ही नहीं बढ़ाएगा, तो यहाँ उत्पाद कैसे बनेगा? हमको तो उत्पाद बनवाना है ना वहां पे, ठीक है। तो हम ऐसे वाहक को चुनेंगे जिसके अंदर क्या होगा? ORI होगा। ORI क्या करता है सर? ORI क्या कराएगा कि यहां पर इसकी संख्या बढ़वाएगा। मतलब यहां हमने अंदर इसको डाल दिया था ना, ये आधा कहीं सेलेक्ट करता है छोड़ो, ये अंदर जाकर के अपनी संख्या बढ़ाना चाहिए। संख्या बढ़ाएगा तभी हमारे जीन की संख्या बढ़ेगी, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। चलो ORI के बारे में क्या कहा सर? ये रेप्लिकेशन को शुरू कराया। दूसरा काम क्या बताया जी? हाँ, रेप्लिकेशन को कंट्रोल भी यही करता है कि कितना रेप्लिकेशन करना है, कितना संख्या बढ़ाना है, ये दोनों जानकारी या दोनों काम कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? ORI। तो पहला लक्षण मालूम चल गया कि हमारे वाहक में पहला लक्षण क्या होना चाहिए? ORI होना चाहिए। यानी कि जब भी हम अपने जीन को किसी वाहक को देंगे, किसी वेक्टर को देंगे, तो ऐसे वेक्टर को देंगे हम लोग जिसके अंदर ORI होना चाहिए। ORI से रिलेटेड एक और बात आपको शायद पहले से पता होनी चाहिए। एक बात और ORI के विषय में कहीं ना कहीं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आपको पढ़ा रखा था, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि सर ORI का अगर संख्या बात करें तो कितना होता है? 1 होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? 1 से ज्यादा होते हैं। उल्टा बोल दिए, अरे सॉरी, हाँ यूकैरियोटिक में क्या होता है? 1 होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? 1 से ज्यादा होते हैं। तो मतलब कि कुछ हम ऐसा वाहक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें ORI की संख्या क्या हो, थोड़ा सा बेहतर हो, अच्छा तरीका से ORI काम करता हो, ठीक है। उस हिसाब से हम अपने वाहक को सेलेक्ट करेंगे। तो वाहक का आज हमने पहला लक्षण खत्म किया है। दूसरा लक्षण के लिए तैयार रहिएगा और ये 80% वाले थोड़ा सा मेहनत करेंगे। डन।